ऑल इन वन सॉल्यूशंस पॉइंट वन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा से संबंधित महत्वपूर्ण 15 प्रश्न लेकर आए हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और देखिए कि आपकी तैयारी कैसी है। यह प्रश्न लगभग सी-टेट एग्ज़ाम के अतिरिक्त अन्य भी यूपी टेट, हरियाणा टेट, एमपी टेट, एस-टेट इत्यादि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, कृतिका जो अपने घर में ज़्यादा बात नहीं करती है जबकि विद्यालय में वो ज़्यादा बातें करती हैं, यह किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। विद्यालय बच्चों को ऐसा अवसर प्रदान करता है कि वो ज़्यादा बातें करें। और दूसरा ऑप्शन है, अध्यापकों की मांग होती है कि छात्र विद्यालय पर अधिक बात करें। तीसरा ऑप्शन है, वह किसी भी स्तर पर अपने घर को पसंद नहीं करती है। और चौथा ऑप्शन है, उसके विचारों को विद्यालय में सम्मानित किया जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, पहला ऑप्शन इसलिए नहीं सही होगा कि कोई भी विद्यालय बच्चों को ज़्यादा बातें करने का अवसर प्रदान नहीं करता है। और दूसरे ऑप्शन में है कि अध्यापकों की मांग होती है कि छात्र विद्यालय पर अधिक बातें करें। केवल बातें करने से नहीं होगा, पढ़ाई करने से भी होगा। तो यह ऑप्शन तो आपका बिल्कुल ही गलत है। तीसरा ये है कि वह किसी भी स्तर पर अपने घर को पसंद नहीं करती है। और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता कि वो अपने घर को पसंद नहीं करता, बल्कि घर पे वो ज़्यादा बातें करता है। और चौथे ऑप्शन में हम देखते हैं, उसके विचारों को विद्यालय में सम्मानित किया जाता है। जहाँ विचारों को सम्मान मिलता है वहाँ बच्चे ज़्यादा बात करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। तो दोस्तों, हम आइए अलग अलग चर्चा करते हैं इन विकल्पों पर। तो बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। और बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, ये तो सही है। बच्चों का संवेगात्मक विकास करना, संवेगात्मक विकास बच्चों का करने के लिए गणित शिक्षण महत्वपूर्ण नहीं होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों का ऑप्शन तीसरा देखते हैं, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। ये तार्किक चिंतन और जो भी उनको पजल्स, जो भी समस्या समाधान है, उसको विकसित करने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, प्राकृतिक वातावरण बच्चों को सीखने में सहायता प्रदान करेगा। तो आइए हम ऑप्शन को अलग अलग से देखते हैं कि बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना इसलिए बेहतर होता है क्योंकि बच्चे प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता मिलती है। बच्चों के आत्मविश्वास करेगा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। अधिगम को सरल बनाएगा, ये तो सही है। बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, सही है। प्राकृतिक वातावरण बच्चों को सीखने में सहायता करेगा और इस तरह से आसपास के लोगों, अपने सहपाठियों, अपने दोस्तों से वो सीखने में ज़्यादा मदद मिलेगा। इसलिए महत्वपूर्ण आंसर, महत्वपूर्ण विकल्प इसका प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखना और उसको सीखने में सहायता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान देना चाहिए? तो विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता ही इसका ऑप्शन सही है। अनुशासन और नियमित उपस्थिति, अटेंडेंस लेने के लिए शिक्षण प्रक्रिया में बहुत ज़रूरी नहीं है। गृह कार्य की जांच में लगन, ये विषय वस्तु की कठिनाई स्तर, ये सब शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं, परंतु विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता के लिए विशेष रूप से इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए हमारा ऑप्शन
विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका क्या करेगी? अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। भाई, प्रतिस्पर्धा की भावना तो बिल्कुल गलत ऑप्शन इसका है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्या पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों की उनकी सजगता के लिए आकलन करना। व्याख्या पद्धति का प्रयोग छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है, तो ये शिक्षा केंद्रित नहीं हो सकती है। और तीसरा ऑप्शन हम देखते हैं, वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करते हैं उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। तो बच्चों, ये अपेक्षा बच्चे के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए और इस तरह से अपेक्षा करना, कौन सा बच्चा उस अपेक्षा पे खरा उतरेगा नहीं उतरेगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। वो अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में, इनिशिएट करने में, मतलब पढ़ाई को जारी रखने और अधिगम को रुचिकर बनाते हुए उसको सीखने में मदद मिले, इस प्रकार हमारा ऑप्शन चौथा चला जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पुस्तक के उत्तरों को लिखने पर बल देना, ये लिखने से संबंधित नहीं है। समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, ये भी गलत है। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, बच्चों को किसी प्रकार से इग्नोर नहीं करना, ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमारा ऑप्शन चौथा ही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, बाह्य परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। रटने को महत्व प्रदान करना, रटने को महत्व प्रदान न करना यहाँ पे है, तो ये बिल्कुल है। NCF का एक विशेष अंग है। पुस्तकों के इतर ज्ञान प्राप्त करना, पुस्तकों के अलग भी आप प्रयोगशाला, लाइब्रेरी इत्यादि जगहों से औपचारिक और अनौपचारिक रूप से पुस्तकों के बाहर के भी ज्ञान को उसमें सम्मिलित किया गया है NCF में, तो ये भी ऑप्शन सही है। ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये इसका प्रमुख अंग है कि ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना जरूरी है, इसलिए हमारा ऑप्शन पूछ रहा है कि निम्नलिखित कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? तो अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, यही आपका सम्मिलित नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन पहले के साथ ही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका क्या है? ज्ञान देने की। ज्ञान तो भाई एक पढ़ा लिखा और न पढ़ा लिखा भी इंसान ज्ञान दे सकता है। सुगमकर्ता की, इस पर अभी चर्चा करते हैं। प्रबंधक की, प्रबंधक के लिए एक अलग से कमेटी बनी रहती है। प्रबंधक का कार्य स्कूल के मैनेजमेंट को देखना है, ये शिक्षक का काम नहीं है। मित्र की, मित्र कभी अच्छी शिक्षा भी दे सकते हैं और बुरी भी शिक्षा दे सकते हैं, इसलिए मित्र की भूमिका शिक्षक की नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरा ऑप्शन था सुगमकर्ता की। सुगमकर्ता मतलब उसके पढ़ाई लिखाई को आसान बनाने में मदद करना। सुगमकर्ता टीचिंग लर्निंग मटेरियल के साथ और उसको उचित दिशा निर्देश के साथ उसके पढ़ाई लिखाई को आसान बनाते, वही एक शिक्षक की वर्तमान समय में अति महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए हमारा ऑप्शन दूसरे के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? यहाँ पे माध्यमिक विद्यालय की कक्षा है, मतलब 9 to 10 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षक की भूमिका सर्वोत्तम क्या है? चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा करने के लिए बढ़ावा देना। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना ये तो बिल्कुल ही NCF ने मना कर दिया है। बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना, किसी को डिमोरलाइज नहीं करना, ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बहुत कुछ नहीं हो जाएगा।
उसमें दोनों तरह से सक्रियता होनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन पहला देखते हैं, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, यह आपका सर्वोत्तम वर्णन करता है एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, मतलब सबसे ज़्यादा उद्देश्य शिक्षा का क्या है? आजीविका कमाना। आजीविका तो कोई भी कमा सकता है, गलत तरीके से अच्छे तरीके से। बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, इस पर हम चर्चा करेंगे अभी। पढ़ना एवं लिखना सिखाना। पढ़ना लिखना तो सिखाने से बहुत कुछ होने वाला है नहीं। बौद्धिक विकास, ये तो महत्वपूर्ण है, परंतु अभी देखते हैं बच्चे का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास के अंतर्गत बहुत सी चीज़ें आती हैं, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास और साथ साथ आजीविका कमाना इसी के अंतर्गत आ जाएगा। जब आपके सारे डेवलपमेंट हो जाएंगे तो आजीविका कमाना, पढ़ना लिखना और बौद्धिक विकास सारे इसके अंतर्गत निहित है। इसलिए शिक्षा का सबसे ज़्यादा उद्देश्य, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य कौन कौन सा है? ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, ये बिल्कुल सत्य है। राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान, ये भी सही है। परीक्षाओं में लचीलापन होना चाहिए, क्योंकि आजकल समावेशी शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ा है और समावेशी शिक्षा लगभग सभी विद्यालयों में लागू किया गया है, सरकारी हो या प्राइवेट, एडेड या अनएडेड या सेमी गवर्नमेंट, जो भी है उसमें समावेशी शिक्षा की बात किया जा रहा है। तो उस तरह से व्यक्तिगत भिन्नता के कारण परीक्षाओं में लचीलापन लाना एनसीएफ का मुख्य अंग है। और राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान, ये तो बिल्कुल ज़रूरी है। ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़कर ही पढ़ाने से बच्चों की भलाई होने वाली है। इसलिए ये तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। तो यहाँ पे कथन सत्य नहीं है, विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त करना। और एनसीएफ में कहा गया है कि विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त नहीं रखा जाता है, उससे जोड़कर ही रखना है। विश्वविद्यालयों की बात कर रहा है, जोड़कर रखना है। तो यहाँ पे हमारा मुक्त रखना बिल्कुल ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए हमारा कथन ये सत्य नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन पहले के साथ ही चला जाएगा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में सत्य कथन नहीं है कि विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, क्योंकि राजनीति से मुक्त रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी में राजनीति में अनपढ़ और गंवार लोगों की भरमार हो जाएगी और पढ़े लिखे लोग पीछे रह जाएंगे और राजनीति में भ्रष्टाचार उत्पन्न होगा। इसलिए विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना ये उचित कथन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? बाल केंद्रित शिक्षा गृह कार्य प्रदान करने से बच्चों पे थोड़ा बोझ जाता है, बच्चे घर पे और भी क्रियाशीलताएँ नहीं कर पाते हैं, शारीरिक मानसिक दबाव में आ जाते हैं। बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, ये बिल्कुल अभी देखते हैं। बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, ये भी बिल्कुल सही है। बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये भी बिल्कुल सही है। तो बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, ये बिल्कुल सही है कि बालक केंद्रित शिक्षा के लिए बालक भी अपनी विचार भावनाओं को अपने शिक्षक से बता सके और अपने अनुभवों को पाठ्यक्रम से जोड़ सके। इसलिए बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, ये बिल्कुल ऑप्शन इसका सही है। बालक केंद्रित शिक्षा के लिए बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, सभी शिक्षक को बालक के अनुभव की प्राथमिकता प्रदान करना जरूरी है। बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, बच्चा किस क्षेत्र में जाना चाहता है और उसकी रचनात्मक क्रियाएं कौन कौन सी है उस पर ध्यान देना और उसे प्रोत्साहित करके उसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हमारा ऑप्शन गृह कार्य प्रदान करना, ये बाल केंद्रित शिक्षा के लिए अनिवार्य तत्व तो नहीं है, इसलिए ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए हमारा ऑप्शन पहले के साथ चला जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन जॉन डीवी, जो कि एक प्रयोजनवादी दार्शनिक विचारधारा के व्यक्तित्व हैं, ये अनुसार समुचित क्या है? कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है।
प्रजातंत्र मतलब दोनों तरफ से जो विचारों का आदान प्रदान होता है उसको उन्होंने बढ़ावा दिया था, ना कि उसको स्थान नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा ऑप्शन पहला तो है नहीं। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, यही इनका मुख्य उद्देश्य था, तो इसलिए ये समुचित ऑप्शन है। निश्चय तीसरा भी देख लेते हैं। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। सभी बच्चे एक जिज्ञासा के साथ उत्पन्न होते हैं और वो हमेशा उनके अंदर जिज्ञासा बनी रहती है कुछ न कुछ सीखने के लिए, इसलिए ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए। बच्चों का नहीं सुनेंगे तो किस लिए पढ़ा रहे हैं, इसलिए ये सुनना बहुत ज़रूरी है बच्चों का, क्योंकि बच्चों का सुनने से उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और वो बहुत सी जानकारियाँ हासिल करने के लिए जागरूक एवं उत्सुक होते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन चौथा भी बिल्कुल गलत है। और हम देखते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन डीवी के अनुसार समुचित शब्द है कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए अध्यापक की सहायता से। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में किस कथन से संबंधित है? तो प्रगतिशील शिक्षा शिक्षक सूचना और प्राधिकार से प्रवर्तक होते हैं। केवल सूचना और प्राधिकार देने के लिए ये प्रगतिशील शिक्षा नहीं है। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न करना होता है, ये देखते हैं अभी इसको। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। अधिगम तथ्यों को एकत्रीकरण और कौशल प्रवृत्ता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। सीधे मार्ग पर चलना ये प्रगतिशील का बिल्कुल लक्षण नहीं है, उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं, इसलिए उसको बिल्कुल सीधे मार्ग पर चलना ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। केवल एक बिंदुओं पर परीक्षा संदर्भ करना और बाह्य रूप से इसको विकसित करना, ये भी प्रगतिशील शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं में से नहीं है। तो हमारा ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न जो शिक्षा होती है वो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आती है, इसलिए हमारा ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर अभिप्राय है कि सभी छात्र बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व समान शिक्षा सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें। पहले तो इस ऑप्शन पे ही हम विचार करते हैं कि समान शैक्षिक अवसर के लिए बिना किसी भेदभाव के, ये तो बिल्कुल सही है। बट समान पद्धतियों से किसी बच्चे को कैसे पढ़ाया जा सकता है? समान पद्धति से किसी समावेशी शिक्षा को नहीं पढ़ाया जा सकता उसमें, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता होती है। कोई बच्चा दृष्टि रूप से बाधित है, कोई मानसिक रूप से मंद है और कोई श्रवण ग्रसित है। तो इस तरह से हम समान पद्धतियों से वो सामग्रियों से हम समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने में सफल नहीं हो सकते, इसलिए हमारा ऑप्शन पहला बिल्कुल गलत है। और दूसरे ऑप्शन पे ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। ये समान शैक्षिक अवसर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिंदु नहीं है। किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें, ये बिल्कुल आपका समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय वाला विकल्प मजबूत तर्क प्रदर्शित करने के लिए काफ़ी है। समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सके, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि समान शिक्षा पाने के बाद कोई विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को सिद्ध ही कर पाएगा। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। और सबसे महत्वपूर्ण इसका है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते भी समान शिक्षा प्राप्त करें, इसलिए हमारा ऑप्शन तीसरे के साथ चला जाएगा। हमने ऊपर 15 क्वेश्चन देखे। 15 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे और आप कमेंट के माध्यम से ये बताइए कि आपको इसमें कितने प्रश्न आ रहे थे और आपको ये प्रश्न कैसे लगे, ताकि हमें भी पता चले कि आपकी तैयारी में ये हमारे 15 प्रश्न आपकी पढ़ाई के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हुआ। तो इस तरह से हम और भी प्रश्नों को लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो वास्तव में अच्छी लगी हो, आपके ज्ञान में वृद्धि की हो, तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ,
साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह से अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। शुभ रात्रि।